यूपीएससी की प्रिपरेशन वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये कहकर संजीव सान्याल जी जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य हैं ने एक बड़ा चर्चित विषय बना दिया इस टॉपिक को। उनके कथन को पहले तो समग्रता में देखना होगा और वो कितने सही हैं कितने गलत, उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, उनका अपना परसेप्शन हो सकता है, लेकिन क्या वास्तव में ये वेस्टेज ऑफ टाइम है? तो केवल इस संदर्भ में मैं उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। Maybe even you want to stay in India, joining the government, UPSC and all of that may be the way to do it. But I think it would be a waste. मैं जब ये चर्चा करना चाहूं, पहले तो सान्याल साहब के स्टेटमेंट को पूरी तरह देखते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जो जेन्युइनली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नहीं आना चाहता है उसको तैयारी नहीं करनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। सान्याल जी को इस बात को जिसका ड्रीम नहीं है, जो आकर बदलाव पैदा नहीं करना चाहता, जिसने उस सपने को देखा नहीं और बनने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके आ रहा है, अगर वो ऐसा नहीं है और केवल भीड़ का हिस्सा है तो मैं भी मानता हूं उसे तैयारी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आप एक बात देखिए, अगर पिछले 3 सालों का मैं आंकड़ा देखूं तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में लगभग औसतन 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन अपीयर हुए 5 से 6 लाख। इसका मतलब 50% क्राउड वो कौन है, कहां है, जो केवल फॉर्म भरता है, अपीयर नहीं होता। ये तीनों साल का मैं एक एवरेज दे रहा हूं। उसके बाद 5 लाख लोगों में से अगर सीरियस एस्पिरेंट की बात की जाए, आप किसी भी एक्सपर्ट से, किसी भी सीनियर उससे आप बात कर सकते हैं, खुद एस्पिरेंट्स के बीच आप बात कर सकते हैं, तो पता चलेगा मैक्सिमम 50 से 60 हजार लोग सीरियस एस्पिरेंट होते हैं। इसका मतलब है जो 5 लाख अपीयर हुए उसमें भी अभी भी 4.5 लाख लोग इस तैयारी को एक भीड़ चाल, एक परंपरा का विषय बनाए हुए हैं। वो सीरियस तरीके से अपना टाइम, अपना स्ट्रैटेजी, अपनी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जो ये भीड़ है, अगर इस भीड़ ने अपनी एफिशिएंसी टेस्ट नहीं की, अपनी कैपेबिलिटी टेस्ट नहीं की और अपने 100% अपने आप को फोकस करके तैयारी नहीं कर रहा, तो जरूर कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्योंकि सेल्फ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से दौर बदल रहा है, बहुत नई नई चीजें आ रही हैं, बहुत सारे स्कोप्स आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं। ऐसे में सान्याल जी का स्टेटमेंट पार्शियली ट्रुथ है कि कुछ जगहों पे वेस्टेज ऑफ टाइम दिखता है। जो एज लिमिट है यूपीएससी प्रिपरेशन की, वो जनरल कैटेगरी की 21 से 32 साल है। लगभग 12 साल में 6 प्रयास मिलते हैं। इस यात्रा को भी 12 साल, जितने में हमारी पूरी एजुकेशन हो जाती है एक तरह से 12 तक की, उतने साल हम केवल प्रिपरेशन में हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि इस 12 साल में उसने क्या, अगर सक्सेस हो गया, अगर वो क्वालिफाई कर गया, तब तो उसका प्रश्न हट गया। लेकिन जो बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाता है, भले वो सीरियस एस्पिरेंट हो, उसके बाद ये प्रश्न जरूर उठने लगता है कि उसके 12 साल उसने क्या किया, और तब ये प्रश्न का आंसर देना जरूरी हो जाता है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम था या नहीं। दूसरा पक्ष इसका जो है, जो सीरियस एस्पिरेंट है, ऑब्वियसली उन्हें समय लगता है और लगेगा, और उसको वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं माना जा सकता। इसके मैं 2 आयाम बताना चाहता हूं। पहला आयाम ये, जब हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन से यूपीएससी प्रिपरेशन में आते हैं तो एक बहुत बड़ा गैप है हमारे एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटी और इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। कोई बीटेक, कोई एमबीबीएस, कोई बीए, कोई बीएससी करके जब तैयारी करने आता है, उसके बाद जब यूपीएससी के सिलेबस को देखता है, 4 जीएस के पेपर, एसए, ऑप्शनल, क्वालिफाइंग पेपर, इन सब के बाद जब वो देखता है तो उसे क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें इकोनॉमिक्स भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, एथिक्स भी है, एनवायरनमेंट भी है। एक बड़ा दायरा उसे खोलना पड़ता है, और जब बड़ा दायरा उसे पढ़ना पड़ता है तो जो उसने पढ़ाई पहले की है और जो अब कर रहा है, उसमें एक भारी अंतर दिखता है। तो थोड़ा समय लगेगा कोप अप होने के लिए, लेकिन ये भी तय है कितना। 21 से 32 साल की एज में फर्स्ट अटेम्प्ट पे भी बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं और कोई लास्ट अटेम्प्ट पे भी सेलेक्ट होते हैं। अब जब ड्रीम बड़ा है, जो बनना चाहता है, उसका पहला प्यार, द फर्स्ट लव इज एनी हाउ टू कंप्लीट दिस एग्जामिनेशन, तो समय देगा। और जब तक कहा जाता है ना, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, ये विजन चाहिए। ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि एक सतही तैयारी या हंसी खेलते हुए हो जाए और फिर हम दूसरी तरफ निकल जाएं। यहां सीरियसनेस चाहिए, डेप्थ नॉलेज चाहिए, एक्सटेंडेड स्टडी चाहिए, और ऐसे में इंपॉर्टेंट है समय देना पड़ेगा, अच्छे से समय देना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सान्याल जी ने भी कहा कि जो जेन्युइन बहुत सीरियस एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता है, वो आए। अब वो लड़का सेलेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया बात है। नहीं भी सेलेक्ट हुआ
तो जब वो प्रोसेस से गुजरा, हम सबने तैयारी की है, तैयारी के क्रम में जब एक एक दिन जूझना पड़ता है, 6x6 का रूम होता है, किस तरह आदमी उसी में अपनी किताबें रखता है, उसी में सोता है, उसी में दोस्तों से मिलता है और सारा समय केवल इस बात पे देखता है कि मैं वो बदलाव लाऊंगा, अगर बन जाऊंगा तो मैं क्या क्या बदलाव ला सकता हूं अपने में, अपने परिवार में, अपने समाज में, देश के लिए क्या कर सकता हूं। जब इस विजन से आता है तो उसका टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता। हर दिन जो संघर्ष होता है, पूर्वांचल, कोई बिहार, हिंदी बेल्ट जिसे हम कैटल क्लास भी कह देते हैं, कैटल स्टेट कह देते हैं, जो हिंदी बेल्ट है अगर मैं उसकी बात करूं, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, एमपी ये सब शामिल है। यहां का बच्चा जब आता है, अब उसके सामने, जब मैं हिंदी माध्यम और रूरल बेल्ट की बात कर रहा हूं, तो उसने शुरू से ही डिप्राइवेशन देखा है, वंचना देखी है, हर बात पर चैलेंज देखा है। अब वो बदलाव चाहता है। आपने सुना होगा, बहुत मशहूर कहावत है यूपी बिहार में कि वहां के बच्चे 3 चीजों में बड़े इंटरेस्ट रहते हैं, या तो वो आईएएस बनते हैं, या नेता बनते हैं, या फिर गुंडा बन जाते हैं। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का उत्पाद है डायलॉग, इसे हंसकर मत टालिए। जिस तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा, जिस तरह हमारी गवर्नेंस रही, जिस तरह ये नेक्सस पैदा होता चला गया, हमारी परिस्थितियों में हमने शिक्षा तो ली, हमें डिग्री तो मिली, लेकिन उसका आज की इस डिग्री का रोजगार से कोई संबंध है क्या? नहीं है। अब क्या है उसके सामने? अगर वो स्थितियों में बदलाव करना चाहता है, उसके सामने पुराने कुछ तार दिखते हैं, पुराने कुछ संबंध बनते हैं, जो बहुत शॉर्ट टाइम में मनी गेन करता है, तो वो कुछ गलत दिशा में चला जाता है, जिसे मैंने कहा गुंडा बन जाता है। सीटें बहुत सारी हैं, लोकसभा की, विधानसभा की, और नेतागिरी जिस तरह से है, उन्हें लोग चाहिए, सहयोगी चाहिए, तो जो नहीं पढ़ा अच्छे से वो नेतागिरी, या पढ़कर भी नेतागिरी में जाना चाहता है, लेकिन वो नेतागिरी के साथ जुड़ जाता है। लेकिन तीसरा, जो पढ़ा है, जो वास्तव में वंचना का शिकार है, और जिसने देखा है कि मैं अपना अपलिफ्टमेंट, अपने समाज का, अपने परिवार का, अगर ब्यूरोक्रेसी में आ जाऊं, मैं आईएएस बन जाऊं तो बदलाव लाऊंगा, वो जिसने सपना देखा है वो क्या करेगा? उसके अंदर एक आग होती है कि मुझे आईएएस बनना है, और यही बहुत बड़ा कारण है हिंदी बेल्ट का, यूपी बिहार को अगर मैं स्पेसिफिक लूं, कि वो आईएएस बनना चाहता है। तो पहली चीज, वो जब ड्रीम, वो जिस तरह से आता है, जब वो आईएएस बनेगा तो ऑब्वियसली जो उसका कार्य होगा, वो उसका इंपैक्ट आपको दिखेगा। जब मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं, वहां से बच्चे जब दिल्ली और बाकी जगहों पर, ऐसे इलाहाबाद पहले एक बहुत बड़ा सेंटर था जो प्रयागराज हो चुका है, लेकिन दिल्ली अब एक तरह से हब है तैयारी का। वहां आने के बाद हर दिन वो जूझता है, क्योंकि वो इकोनॉमिक इतना बाइबल नहीं होता कि वो आसानी से तैयारी करता रहे 10 साल। उसे अपनी जेब देखनी होती है, उसे अपने पापा मम्मी की कंडीशन देखनी होती है, उसे अपने पढ़ाई का एक एक रिसोर्स देखना होता है। और ऐसे में जो संस्कार बनते हैं, ऐसे में जो जिस तरह स्ट्रगल होता है, अगर सही तरीके से देखा जाए तो उस प्रोसेस में एक एक चीज सीखता है और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनता है, एक अवेयर्ड ह्यूमन बीइंग बनता है। तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। इसी में एक पॉइंट और मैं कहना चाहूंगा, सीरियसली पढ़ाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं, यूपीएससी के एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह पढ़ते हैं, तो याद रखिए कि यूपीएससी हो ना हो, उसके बाद भी मेरे साथ या मेरे स्टूडेंट्स या मेरा जो अनुभव रहा, मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने दूसरी फील्ड में जाकर एक्सेल किया। आप मीडिया के टॉप लोगों को उठाइए, कहीं ना कहीं उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्टअप्स करके आगे बढ़ रहे हैं, जो यूपीएससी में सेलेक्ट हुए या सेलेक्ट नहीं भी हुए, वो अच्छा कर रहे हैं। कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने सेलेक्ट होने के बाद भी फिर छोड़कर और फिर कोई नया स्टार्टअप शुरू किया। तो ये सारी बातें हैं, इसे वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं, इसे एक प्रोसेस माना जाना चाहिए। हाँ, जो नॉन सीरियस है, केवल भीड़ का हिस्सा है और सब तैयारी कर रहे हैं इसलिए वो भी तैयारी कर रहा है, उसे जरूर देखना चाहिए। और उन लोगों के लिए मैं हमेशा जावेद अख्तर साहब की वो लाइन याद करता हूं, जब वो कहते हैं, अपनी वजह बर्बादी सुनिए तो मजे की है, जिंदगी को ऐसे जिए जैसे दूसरे की है। कहने का मतलब, अरे हमारी जिंदगी है, हमें डिफाइन करना है, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम सोचो। अगर वजह बर्बादी सब तैयारी कर रहे हैं, तुम भी तैयारी कर रहे हो। यूट्यूब पर देखा किसी को बढ़िया बोलते हुए और उसके यहां आकर जुड़ गए और सोच रहे हो कि बस वो छू देगा और आईएएस बन जाओगे। नहीं, एक सीरियस तैयारी, बहुत
एक डेप्थ नॉलेज, एक बेहतर प्रेजेंटेशन, पूरे जो एक तरह से जो पूरा सिलेबस है उस पर बेहतर पकड़, इन सारी चीजों की डिमांड करता है यूपीएससी। तो मेरा यह मानना है कि जो पहला सान्याल साहब का स्टेटमेंट है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो पार्शियल ट्रुथ है। एक जो भीड़ दिखती है, जो मैंने आंकड़ा दिया, उस आंकड़े में कम से कम अगर 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि लगभग 9 लाख लोगों के लिए ये बात है, वो गलत नहीं है। लेकिन लगभग 1 लाख लोग जो सीरियसली आते हैं, जिन्हें बनना है, जिन्होंने ठाना है, अगर वो सीरियस तैयारी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को अपना कैरियर बना रहे हैं और उसके लिए पूरी तन्मयता से तैयारी कर रहे हैं, तो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है। दूसरा, रामचंद्र गुहा साहब की बात, जब वो कहते हैं कि आई एम सॉरी, चूंकि सान्याल साहब ने भी कहा कि आपको ड्रीम देखना है, आपको बनना है, तो आप क्यों नहीं अंबानी या मस्क बनते हैं, आप एक ज्वाइंट सेक्रेटरी क्यों बनते हैं? भाई उनका अपना परसेप्शन है, अपना विजन है, वो कह सकते हैं ये बात। हम ज्वाइंट सेक्रेटरी को ऐसे क्यों देख रहे हैं? या फिर जब रामचंद्र गुहा कहते हैं आईएएस का फुल फॉर्म आई एम सॉरी होना चाहिए, उनका कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा, कहीं ना कहीं जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था या जिस तरह से इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए था पॉलिसी प्रोग्राम का, वो नहीं हुआ। रेड टेपिज्म है, लाल फीताशाही, उसको देखते हुए उन्होंने कहा होगा। लेकिन क्या कुछ गलतियों या कुछ लोगों को लेकर पूरे एक कहिए कि पूरे के पूरे संवर्ग को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं? आप देखिए तो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, अंग्रेजों ने ब्यूरोक्रेसी को ऐसे ही नहीं कहा। ये एक ब्रिज है सरकार और जनता के बीच, अगर पुल का काम करता है तो ब्यूरोक्रेसी। सरकार जो नीतियां बनाती है उसे जनता तक पहुंचाने का जो सबसे बड़ा काम है, दायित्व है, वो किसके पास है? वो ब्यूरोक्रेसी के पास है। आज हम 1947 से 2024 की जब तुलना करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं समस्याएं सब समाप्त हो गई, साइनिंग इंडिया या राम राज आ गया, सब कुछ हैप्पीनेस है, लेकिन कहां आप थे? और आज जब हम इकोनॉमी स्तर पर बात करते हैं, जब आज हम डेवलपमेंट स्तर पर बात करते हैं, इंटरनेशनल सिनारियो में भारत की मजबूती देखते हैं, हम क्रेडेंशियल्स देखते हैं, तो ये तो गर्व कहना पड़ेगा। और हम कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय हैं, ये तो स्वीकारना पड़ेगा कि हमने बहुत कुछ हासिल किया है, सब कुछ हासिल नहीं किया है। क्योंकि जब हम पॉवर्टी इंडेक्स देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखते हैं, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं, वहां हम पीछे हैं। और कहीं ना कहीं ये स्वीकारना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी अपना 100% नहीं दे पाई। जो समस्याएं हैं उसको सुधारा जाता है, ना कि कुछ समस्याओं के कारण पूरे विभाग, पूरे संवर्ग को ही कह दिया जाए कि वो आई एम सॉरी है। जब हम इस तैयारी के लिए आते हैं, जब एक बच्चा आईएएस बनना चाहता है, जब एस्पिरेंट एक आईएएस बनना चाहता है, तो उसकी सबसे बड़ी, भाई हम नौकरी क्यों करते हैं, हम किसी भी जॉब में क्यों आते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हम उस जॉब को करना चाहते हैं जहां सैलरी अच्छी हो, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जहां प्रमोशन चांसेस अच्छे हो, जिसकी सोशल प्रेस्टीज अच्छी हो। और अगर एक जगह देखें तो इस जॉब में है, इसलिए जो बच्चे इसमें आना चाहते हैं उनको पूरा हक है वहां। और एक आईएएस बनकर एक बड़ा बृहद कैनवस मिलता है आपको। देखिए वैरायटी ऑफ जॉब है, चैलेंजेस हैं, प्रमोशन चांसेस है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मौका है। आप डेवलप्ड इंडिया जो 2047 में होने जा रहा है, जिसमें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कहें, बिग डेटा एनालिसिस की बात कहें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कहें, इन सबके साथ आगे बढ़कर इंडिया को डेवलप्ड बनाना है। तो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, नए ब्यूरोक्रेट को तो बहुत कुछ करना है और नए चैलेंजेस फेस करने हैं। और इन सबके साथ आकर अगर हम भारत को विकसित बनाना चाहते हैं तो उसमें ब्यूरोक्रेसी का इंपॉर्टेंट रोल है और अच्छे एस्पिरेंट्स को जरूर आना चाहिए। भले ही उसकी तैयारी में जो एज लिमिट दी गई है समय लगता है, पर आकर जब वो सेलेक्ट हो जाएगा और इन बातों को एक्चुअलाइज करेगा, रियलाइज और एक तरह से रियलाइज होने देगा, तो ऑब्वियसली उसकी तारीफ होगी। बहुत सारे ऐसे बच्चों को, बहुत सारे ऐसे सेलेक्टेड लड़कों को मैं जानता हूं जिन्होंने आकर IAS IPS बनकर ऐसा परफॉर्म किया कि वहां के लोगों, आम लोगों की जिंदगी में बदलाव आया। छत्तीसगढ़ में जो आज वहां वित्त मंत्री बना है वो IAS था। मैं ऐसा बोला इसलिए क्योंकि तैयारी के समय के जूनियर, छोटे भाई की तरह मैं मानता हूं। जी हां, मैं OP चौधरी की बात कर रहा हूं। दंतेवाड़ा में जिस तरह एजुकेशन हब उसने खड़ा किया, वो एक मॉडल दिया जाता है, केस स्टडी पढ़ाई जाती है, वहां के लोगों की शिक्षा को किस लेवल तक ले आया, तो हमें उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। आज भले ही उन्होंने ब्यूरोक्रेसी छोड़कर और
पॉलिटिक्स को अपना कैरियर बनाया, लेकिन जो इतने समय में जो सोच थी, जिस तरीके से वो एक इम्पैक्ट डालना चाह रहे थे, वो लाए। इसीलिए मैं कहता हूं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सारी चीजों के साथ साथ बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हो। मैं हमेशा अपनी चर्चाओं में कहता हूं कि मैनेजर और लीडर में थोड़ा अंतर होता है। मैनेजर के पास इतना रिसोर्स है, इतना टाइम है और उसे इतना इम्पैक्ट डालना है, लेकिन एक लीडर के पास इतने रिसोर्स हैं, इतना कम टाइम है और उसे इतना बड़ा इंपैक्ट डालना है। तो जो इस लेवल को समझेगा, एडमिनिस्ट्रेटर में मैं वही लीडरशिप क्वालिटी चाहता हूं। कितना देखो चैलेंजिंग वर्क है जब बहुत कम रिसोर्स, बहुत कम टाइम में उसे बड़ा इंपैक्ट डालना है। तो ऐसे सीरियस जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कैंडिडेट आना चाहते हैं, उनको जरूर आना चाहिए और जरूर से जरूर बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। दूसरी तरफ जो तीसरा आयाम है एंटरप्रेन्योर का, जब आप सोचिए जो गांव का बच्चा जिसने शुरुआत से कमियां देखी हैं, एक एक बात के लिए उसे चैलेंज का सामना करना पड़ा है, वो एंटरप्रेन्योर शुरू में क्यों नहीं बन सकता? जो लोग वेल ऑफ है, जो लोग मतलब कम से कम अपनी सर्वाइवल पर डिपेंड नहीं है, वो जरूर एंटरप्रेन्योर बने। आज जमाना बदल रहा है, बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हैं, इनोवेशन प्रोग्राम्स आए हैं, सरकार बड़े सारे इकोसिस्टम डेवलप कर रही है, उसको जाने और उसमें आए। किसी ने रोका नहीं, जिसकी जो क्षमता, मेरा सीधा सा कहना है, इच्छा है, हमारा मौलिक अधिकार है कि हम क्या बनना चाहते हैं, वो बनने के लिए हम अपना पूर्ण काम करें। इसमें हमें कोई गाइड करे ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमारी इच्छा है एंटरप्रेन्योर बनने की, एंटरप्रेन्योर बने। अगर हमारी इच्छा आईएएस बनने की, हम आईएएस बने। बहुत अच्छा उस कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री साहिबा ने कहा था कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए 4 बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है रिस्क लेने की क्षमता। यस, बढ़िया बात बोली उन्होंने। दूसरा, जो इकोसिस्टम डेवलप है, आपके आसपास जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है, उसका अध्ययन होना चाहिए। तीसरा कहा गया कि कंपटीशन क्या है, आपका प्रोडक्ट दूसरों से बेहतर कैसे आएगा, उस कंपटीशन को जानो और उससे बेहतर करोगे तभी तुम स्किल करोगे, स्केल अप होगा तुम्हारा। और चौथा कहा कि स्वीकारो, एक्सेप्ट करो, अगर कुछ गलती हो रही है, बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे, तो उस चीज को बंद करो और नई तरफ लग जाओ, मतलब फिर रिस्क लो। अपनी स्टार्टअप शुरू किया, जरूरी नहीं सक्सेस हो, और सक्सेस नहीं हुआ तो उसे बंद करो। बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने। ईगो नहीं लेना, मूंछ का सवाल, नाक का सवाल नहीं बनाना है। नहीं है, नया करेंगे, बंद करिए। लेकिन क्या ये बातें जब मैंने कहा कि उस क्षेत्र के लिए जहां पे उसने मम्मी पापा के, एक किसान, एक मजदूर का परिवार जो लगातार संघर्ष करते हुए देखा है, क्या वो इस प्रकार का शुरुआत में ऐसा रिस्क ले सकता है? लेकिन वो शिक्षा एक ऐसी चीज है, वो पढ़ाई कर सकता है, और जब पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद अपनी क्षमता के हिसाब से वो जिन चुनौतियों से लड़ा है, वो जहां आईएएस बने, वो कोशिश करे कि वहां जब बने तो जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी स्कीम है, उसको इस तरह लाए कि जो चैलेंज उसे फेस करने पड़े हैं, आने वाली जनरेशन को ना फेस करना पड़े। तो एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी छोड़िए, एज ए डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दैट पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, वो अगर ऐसा करता है तो ये इस विजन, इस वर्जन और इस ड्रीम के साथ जब कोई एस्पिरेंट आता है तो उसका वेलकम होना ही होना चाहिए। अगर मैं कंक्लूजन के तौर पे कहूं, यस, आईएएस सब कुछ नहीं है। आईएएस की तैयारी, आईएएस के रूप में अगर आप वर्क करते हैं तो एक जीवन कैरियर की एक अच्छी शुरुआत है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसका कार्यक्षेत्र बड़ा है, बहुत कुछ करने का मौका देता है, और ऐसे में आप जेन्युइनली अगर उस ड्रीम को लेकर आते हैं, जो बदलाव करना चाहते हैं या 2047 के विकसित भारत में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं एज ए ब्यूरोक्रेट, तो वेलकम है। तीसरा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, उन्हें जरूर आना चाहिए, और समय लगे लेकिन उस समय का यूज करें, वो मिसयूज ऑफ टाइम या केवल टाइम वेस्टेज ना हो। अगर इस तरीके से आते हैं तो इनको कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा निर्णय है हमें क्या बनना है, और जितना बड़ा ड्रीम होगा ऑब्वियसली उतना बड़ा सेक्रीफाइस होगा। लेकिन ये जरूर देखते रहिए, अपने आप को आंकते रहिए, सेल्फ एनालिसिस करते रहिए कि आप कहां खड़े हैं। अगर आप भीड़ का हिस्सा हैं, अगर आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं है, तो अपनी सेल्फ एनालिसिस जरूर कीजिए और प्लान बी की ओर जाइए।
लेकिन अगर आप में दमखम है, अगर जुनून है कि बनना है और तैयारी हर तरह की चीजों को आप कर रहे हैं, तो भले ही समय लगता है 1 साल 2 साल 3 साल जो भी लग रहा है आप दीजिए, लेकिन एक एक करके मैच्योरिटी इस एग्जामिनेशन के सिलेक्शन की ओर गेन करते चले जाइए। हाँ, जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो भीड़ को देख के आ रहे हैं, जो इसे इंफोटेनमेंट की तरीके से देख रहे हैं, जो यूट्यूबर की तरह से सोचते हैं कि यही यूपीएससी की पढ़ाई है और आकर केवल दिल्ली में अपना एक टाइम गुजार रहे हैं, उनको जरूर सोचने का एक मौका होना चाहिए सान्याल जी की इस बात पर। वो सान्याल जी की बात यहां पर सही है, लेकिन एक खास संवर्ग के लिए। तो मेरा यह मानना है कि ही इज पार्शियली राइट बट नॉट इन टोटैलिटी। टोटैलिटी में मैं ये मानता हूं सेलेक्ट जो सीरियस एस्पिरेंट है उसे जरूर तैयारी करनी चाहिए। दिस इज नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम एट ऑल, दिस इज इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। अगर वो सेलेक्ट हो गया तो सेलेक्ट होने के बाद जिस विजन, जिस बड़े ड्रीम से आया है, वो जरूर ऐसा करे कि उसका रिकॉग्नाइजेशन हो और एक बड़ा इंपैक्ट डाल सके सोसाइटी पर और नेशन पे। और अगर नहीं सेलेक्ट हुआ है तो भी वो फेल नहीं हुआ। हर दिन की तैयारी के समय जो उसने जूझा है, जो चुनौतियां प्रस्तुत की हैं, एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बने, आने वाले लोगों को बेहतर तरीके से गाइड करे। और तीसरा, अगर आपने सही पढ़ाई की है तो जिंदगी में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी उसके बाद भी हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। याद रखिए, आइडियाज बिकता है। याद कीजिए, अब ये नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। तो अगर आप सही तरीके से पढ़े हैं, आपने तैयारी की है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप कोई ऐसा कार्यक्षेत्र नहीं चुन पाए, अगर यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हो पाए, कि आपको करने के लिए कुछ नहीं रहा, बल्कि आप करके आप अपनी रिकॉग्नाइजेशन को, आप उस बदलाव को दिखा सकते हैं। भले ही आप यूपीएससी में सेलेक्ट ना हो, लेकिन तैयारी कीजिए तो बहुत सीरियस, बहुत सिंसियर और बहुत फोकस होकर कीजिए। थैंक यू।